हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आज का हमारा चैप्टर 5 होने वाला है। इससे पहले हम 4 चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं रहेगा कि एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं है। सभी सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास हैं और सभी सब्जेक्ट के लेक्चर रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, तो सभी लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर 5 होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में जानते हैं ना आप। हीमोपोएटिक का मतलब है डायरेक्टली, हिम का मतलब क्या होता है ब्लड, पोएटिक सिस्टम मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन, और मतलब ब्लड से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आएंगे ना हमारे सिलेबस के अंदर वो सब कुछ हीमोपोएटिक सिस्टम के अंदर हमें स्टडी करना है। जैसे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कितना प्लाज्मा है, कितना ब्लड सेल्स हैं, और क्या ब्लड क्लोटिंग होता है, क्या हीमोपोइसिस होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं ब्लड में, सब कुछ इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर अभी तक आपने हमारे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईच एंड एवरी टॉपिक का लेक्चर आपको मिलने वाला है, और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं हीमोपोएटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हीमोपोएटिक का मतलब डायरेक्टली ब्लड से है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए, ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो बेसिकली ऑक्सीजन को और अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी कंप्लीट बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं इसके अंदर, जैसे प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई, आरबीसी हो गई, तो ये सब कुछ चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है और क्या क्या ये फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले दो डिवाइड में इसके कंपोजिशन को डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में। फर्स्ट प्लाज्मा, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सेल्स हैं वो। तो प्लाज्मा हमारा 55% प्रेजेंट होता है, बाकी 45% हमारी सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फॉर्म एलिमेंट सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, इरिथ्रोसाइट्स, बेसिकली जो हमारी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल, उसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना उसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए, ये सब कुछ एक दूसरे के अंदर घुले हुए होते हैं ब्लड के अंदर। अब अलग अलग हम देखते हैं। तो प्लाज्मा हमारा प्रेजेंट होता है 55%, और जिसके अंदर 92% हमारा वाटर होता है, और प्रोटीन होता है 7 to 8%, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की, वो 45% होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट इसको बेसिकली बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली ल्यूकोसाइट ये प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स है। बेसिकली तीनों ही सेल्स का अलग अलग काम होता है। शॉर्ट में मैं बता दूं तो आरबीसी हमारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है विद बाइंड होके हीमोग्लोबिन के साथ। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्शन का, डिफेंस का काम करती है, मतलब जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसके अगेंस्ट में काम करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। प्लेटलेट का काम है थ्रोम्बोसाइट, मतलब थ्रोम्बस, क्लोट फॉर्मेशन। जब आपको चोट लगती है तो जब वो ब्लड का क्लोट बनता है ना, वो प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। तो बाकी आगे हम देखेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए, कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा कटारिया फार्मेसी के नाम से ही है, तो वहां जाके आप अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या क्या फंक्शंस होंगे। देखिए, मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है। जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है डब्ल्यूबीसी का, अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करती है।
वाया डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज। और ट्रांसपोर्ट का काम होता है हमारा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। रेगुलेशन, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड, पीएच जैसे बफर सिस्टम उसको मेंटेन करता है, और फ्लूइड बैलेंस भी रखता है ब्लड। तो ये कुछ फंक्शंस है। इसके अलावा क्लोटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। कैसे? प्रिवेंट ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी, जब कोई चोट लग जाती है तो ब्लड ज्यादा नहीं बहे, इसके लिए क्लॉटिंग होती है वाया प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो चलिए, ये हो गए फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस क्या होता है? हीम का मतलब डायरेक्टली है ब्लड से, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो आपको पूछा गया है। तो देखिए, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि इतने इजी टॉपिक है ना, मजेदार टॉपिक है, तो पढ़ने में भी मजा आएगा और नॉलेज भी होगा, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है बेटा। मार्क्स चाहे कम आ जाए लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए पूरा। चलिए, हीमोपोइसिस इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। क्या आपको पता है ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बोन से होता है? कभी सोचा आपने कि बोन से भी ब्लड का फॉर्मेशन हो सकता है? हड्डियों से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होती है और बोन मेरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वही प्रोसेस इसके अंदर हम बताने वाले हैं हीमोपोइसिस के अंदर। चलिए देखिए, अकर प्राइमरली इन बोन मेरो, स्पेशली इन लॉन्ग बोन। बेसिकली जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, जैसे फीमर है हमारा, स्टर्नम है, रिब्स है, इनसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग बोन से होता है बेसिकली। बिगेन फ्रॉम प्लूरोपोटेंट एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बेसिकली जो स्टेम सेल होती है वहां से स्टार्ट होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ये डायग्राम देखिए, ये लीवर है हमारा, ये स्प्लीन है, और यहाँ पे देखिए बोन के अंदर प्रेजेंट है रेड बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो से क्या बनता है? स्टेम सेल। स्टेम सेल आगे जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनका फॉर्मेशन करता है। डिफरेंशिएट इनटू टू मेजर लाइनेज। बेसिकली जो स्टेम सेल्स होती है इसको टू लाइनेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइलोइड लाइनेज, सेकंड है लिम्फोइड लाइनेज। तो माइलोइड लाइनेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बेसिकली ये फॉर्म होती है। जैसे आरबीसी है, प्लेटलेट, ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये बेसिकली डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। मोनोसाइट, ये भी डब्ल्यूबीसी के टाइप है। बेसिकली 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, वो आगे हम देखेंगे। लिम्फोइड लीनियज में बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स रिलीज होते हैं। टी लिम्फोसाइट, ये भी डिफेंस में काम करते हैं, प्रोटेक्शन में काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल, ये लिम्फोइड लीनियज में फॉर्म होती है। तो ये छोटी सी प्रोसेस है हीमोपोइसिस की। अब देखते हैं स्टेज, इसकी 3 स्टेप्स होती हैं बेसिकली हीमोपोइसिस के अंदर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्टेम सेल से क्या बनता है? प्रोजेनिटर सेल। स्टेम सेल से बनेगा प्रोजेनिटर सेल, जो क्या करेगी? कमिटेड टू ए स्पेसिफिक लाइनेज। उसके बाद प्रोजेनिटर सेल प्रीकर्सर सेल फॉर्म करेगी, अंडरगो सर्वल डिवीजन, उसके अंदर सर्वल डिविजन्स होंगे, वो ब्रेक डाउन होगी। उसके बाद प्रीकर्सर सेल बनाएगी मैच्योर ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हीमोपोइटिक स्टेम सेल से देखिए, डायग्राम भी बनाना है आपको। देखिए सिंपल डायग्राम है, यहाँ पे बोन दिखाई दे रही है, इसके अंदर रेड बोन मेरो है, इससे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बनेगी, और वो हमारा ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, ये बनाने का काम करेगी। और ये हमारा ब्लड ही तो है, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड ही तो है, तो इजीली फॉर्म हो गया ना। तो बिल्कुल ये लिखना है आपको, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, फंक्शंस पूछे कि क्या क्या काम ये करते हैं, तो अलग अलग हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल को। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कैसा दिखाई देता है, क्या साइज होती है, वो सब कुछ तो सभी देखे हुए ना। स्ट्रक्चर तो आरबीसी राउंड शेप की होती है और फ्लैट होती है। डिस्क जो आती है ना, पहले के टाइम में जो डिस्क आती थी, डीवीडी आती थी, मतलब जिससे पिक्चर्स देखते थे, उस टाइप की शेप होती है, चपटी होती है। तो बाइकॉनकेव होती है, डिस्क शेप होती है और न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए जो प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। चलिए क्लियर। डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर, ये याद रखने वाली चीजें हैं। आरबीसी का डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर, और लाइफ स्पान होता है इसका 120 डेज। लाइफ स्पान का मतलब समझ गए ना, 120 डेज तक ही जीवित रहता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। समझ गए ना आप, इतना ही दिन है इसके लिए। हमारे साल जैसे हमारी एज 100 साल मानी जाती है ना, वैसे इसकी 120 डेज ही होती है आरबीसी की, याद रखना। पहले पता था क्या आपको? फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बात करें फंक्शंस की, तो बेसिकली मेन काम है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स टू टिश्यू।
लेंस टू टिश्यू में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको लेंस में लेके आएगा, देन लेंस से हमारी बाहर की ओर एक्सहेल हो जाएगी। समझ गए ना आप इस चीज को? प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू वाया हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी एंड पीएच बैलेंस। ये भी मेंटेन करने का काम करता है रेड ब्लड सेल्स, विस्कोसिटी और पीएच बैलेंस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। तो WBC कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस होता है और बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल। याद रखें ना 5 टाइप की होती है WBC। तो बेसिकली इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट बेसिकली एग्जांपल है इसका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये 3 होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये बेसिकली टोटल 5 टाइप ऑफ WBC हो गए। लाइफ स्पान कब तक जीवित रहती है? हावर टू 1 डेज, इतनी है इसकी लाइफ इतनी है। WBC की लाइफ बहुत कम होती है, हावर 2 डेज तक ये जीवित रहती है, या तो कुछ आवर्स में खत्म हो जाती है। मतलब बनती रहती है ना ये प्रोसेस, ये नहीं है कि कट कंप्लीट खत्म हो जाती है, बनती रहती है और वेस्ट निकलता रहता है। फंक्शंस क्या है? डिफेंस का काम करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने का काम होता है हमारे WBC का। और फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब जो बैक्टीरिया आते हैं उनको खा जाते हैं। चलिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक, जो अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, एलर्जी हो रही है तो उसके अगेंस्ट में भी रिस्पॉन्स करते हैं, जिसका एग्जांपल है इओसिनोफिल और बेसोफिल। बेसिकली इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में, एलर्जी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, उसको ठीक करने का काम करते हैं। चलिए प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम है, इसको बेसिकली थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल इरेगुलर सेफ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर भी। डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकायरोसाइट्स, मेगाकायरोसाइट से डिराइव्ड होते हैं। लाइफ स्पान, इसका लाइफ स्पान है 8 to 10 डेज। याद रखना RBC हमारा 120 डेज और WBC हावर्स 2 डेज और प्लेटलेट्स हमारा 8 to 10 डेज। फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन है क्लॉट फॉर्मेशन, प्राइमरी होम्योस्टेसिस भी इसको बोल सकते हैं। होम्योस्टेसिस के बारे में समझते हैं ना आप? बॉडी बैलेंस करती है, मतलब कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकने का काम करेगी, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन होगा। ये भी एक तरीके से होम्योस्टेसिस है। आगे देखिए रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर फॉर टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का रिलीज करना और ग्रोथ फैक्टर्स का रिलीज करना, जिससे टिश्यू ग्रो कर पाए वापस से। तो ये काम होते हैं प्लेटलेट्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। होम्योस्टेसिस है ये भी एक तरीके से, और काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मान लीजिए आपके कोई चोट लग गई है तो वो कैसे वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, कितनी फेजेस में वो रिकवर होता है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। तो कुछ फेजेस हमने यहाँ पे रखी है। फर्स्ट फेज है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म मतलब समझते हैं आप? जो ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाएगी जहाँ पे चोट लगेगी, तो इससे ब्लड लॉस नहीं होगा ना। तो देखिए इमीडिएट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर इंजरी टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। मतलब मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है, ये यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे चोट लग गई तो ये ब्लड वेसल्स क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद प्लेटलेट्स एक्टिव होगी और प्लग का फॉर्मेशन करेगी, मतलब क्लॉट बनाएगी। जैसे प्लेटलेट एडेयर टू एक्सपोज कोलेजन फाइबर और प्लेटलेट बिकम एक्टिवेट। प्लेटलेट एक्टिवेट होगी और रिलीज करेगी केमिकल्स को, जैसे कि ADP है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, इसको रिलीज करेगी और वहां पे रिक्रूट मोर प्लेटलेट्स वहां पे आएगी, एक दूसरे से बाइंड होके क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेगी। थर्ड स्टेप है कोगुलेशन कैस्केड। क्लॉट का फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक चेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर X का यूज करके। और थ्रोम्बिन जो है वो बेसिकली फाइब्रिन मतलब कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन में, और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन मतलब कंप्लीट आगे फाइबर ही बोलते हैं फाइब्रिन को। ये क्लॉट का फॉर्मेशन जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो वहां से आगे ब्लड लॉस नहीं होगा, फॉर्मिंग ए स्टेबल क्लॉट्स। फोर्थ स्टेप है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। उसके बाद जब क्लॉट बन जाएगा उसके बाद धीरे धीरे जब वो सूख जाएगा तो वो भी रिपेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट होगी और मेकिंग द क्लॉट कॉम्पैक्ट। ग्रोथ फैक्टर प्रमोट टिश्यू हीलिंग। जो ग्रोथ फैक्टर वहां पे आएंगे, प्लेटलेट्स रिलीज करेगी, वो ग्रोथ फैक्टर टिश्यू को रिपेयर करेंगे, पहले जैसे कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में क्लॉट रिमूवल।
फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं, जब क्लोट रिमूव हो जाएगा ना, वो मतलब सूख के निकल जाता है, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। प्लाज्मिन ब्रेक डाउन फाइब्रिन एंड डिसोल्विंग द क्लोट आफ्टर हीलिंग, हीलिंग के बाद डिसोल्व हो जाता है वो क्लोट। चलिए अब एक छोटी सी प्रोसेस और देखते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इंज्यूअर सेल, कहीं पे आपको चोट लगी है तो वहां से रिलीज होगा, बेसिकली ब्लड लॉस होगा हमारा, तो वहाँ पे कैल्शियम प्लस प्रोटीन वगैरह जो भी ब्लड में प्रेजेंट हो लॉस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगी और डीजनरेट एंड रिलीज होगी, और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज होगा कैल्शियम प्रोटीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट होगी थ्रोम्बिन में, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगी। देन थ्रोम्बिन हमारा कैटालाइज होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन होगा ना, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, और यहाँ पे हमारा क्लोट का फॉर्मेशन होगा। ये लास्ट स्टेप है, फाइब्रिन, फाइबर्स फॉर्म होंगे तो वो क्लोट का फॉर्म करेंगे। चलिए ये से आप इस टाइप से भी स्टेप्स को समझा सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर याद कर लेना आप, वैसे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है। तो टोटल हमारे 11 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, और फैक्टर थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 है कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 है लेवाइल फैक्टर, और फैक्टर 6 है स्टेबल फैक्टर, और फैक्टर 7 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर मतलब जो हीमोफीलिया होता है ना, वो फैक्टर 7 की कमी से होता है, याद रखना ये चीज। और फैक्टर 8 हमारा क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इसको बोलते हैं, कंपोनेंट बीटीसी। फैक्टर जो हमारा यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हमारा फैक्टर नंबर 8, इसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है, और फैक्टर 11 हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और फैक्टर 12 हमारा हैगमैन फैक्टर होता है, और फैक्टर 13 होते हैं टोटल, 12 नहीं 13 फैक्टर्स होते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर, बेसिकली 13 याद रखना इसको। सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। लास्ट फैक्टर हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, एक बार थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप्स की। तो सभी बच्चे जानते हैं ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ ब्लड ग्रुप। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, ए एंटीजन होता है। बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है, और ए बी के अंदर ए बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होती है। और ए के अंदर एंटीबॉडी होती है बी, और बी के अंदर एंटीबॉडी होता है ए, अपोजिट होता है। ये चीज यहाँ पे दिखी हुई है। बेसिकली देखिए हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम 2 टाइप का होता है, आपने एक ही सुना होगा एबीओ सिस्टम, लेकिन आरएच सिस्टम भी होता है, उसके बारे में भी इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एबीओ के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब जो हमारा एबीओ सिस्टम है। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए बी के एंटीजन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, उस पर बेस होता है। आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे ये एंटीजन। तो बेसिकली टाइप होते हैं ए बी और ओ। तो यहाँ पे देखिए जो ए हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी बी होगा, और बी के अंदर बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी के अंदर ए एंड बी एंटीजन होंगे, दोनों एंटीजन होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी। आप सभी जानते हैं कि ओ सभी को ब्लड दे सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, लेकिन बाकी जो है वो उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा जो ओ बी है, ए बी है ना, ए बी सभी से ले सकता है, मतलब ओ सबको दे सकता है और ए बी सभी से ले सकता है। ये चीज आपको पता थी ना? नहीं पता थी, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता थी। सभी जानते हैं कि ओ सबको दे सकता है, लेकिन ए बी के बारे में नहीं पता है कि सबसे ले सकता है, समझे? तो अब बात करेंगे बाकी का क्या है। तो बाकी देखिए ये हमारे यहाँ पे टेबल देखिए, यहाँ पे इस साइड में रेसिपिएंट्स हैं हमारे, और इस साइड में हमारे ब्लड डोनर है, मतलब ये डोनेट करने वाले हैं और ये रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट किससे ले सकता है? ओ किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता, ये दे सबको सकता है। और ए किससे ले सकता है? सिर्फ खुद से और ओ से। ओ से सब ले रहे हैं और खुद से लेगा, बस यही याद रखना। बी भी यही रहेगा सेम, ओ से ले सकता है और खुद से ले सकता है। अब ए बी की बात आई, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से, सभी से ले सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको।
अब बात करें आरएच सिस्टम की, तो आरएच भी एक तरीके से एंटीजन है जो बेसिकली हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। दो टाइप का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। मतलब आरएच पॉजिटिव है तो आरएच फैक्टर हमारा प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो प्रेजेंट नहीं है, सीधा सा फंडा इसका। तो ये हमारा आरएच सिस्टम है, इसका काफी मतलब डिजीज भी होती है अगर ये मदर और बेबी के अंदर मैच नहीं करता है, मतलब मदर के अंदर आरएच पॉजिटिव है और बेबी के अंदर आरएच नेगेटिव है तो ये डिजीज कोज कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड। तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूज जो ब्लड ग्रुप है उसका इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करता है। मस्ट मैच ब्लड ग्रुप टू अवॉइड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, तो मैच करना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस, अगर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हुई ना मदर और फीटस के अंदर तो डिजीज कोज होगी हमारी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसके अंदर जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंप्लीटली। ये चीज़ें देखने को मिलती है आरएस फैक्टर अनमेच इनकम्पेटिबल की वजह से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, क्रिटिकल टू प्रिवेंट रिजेक्शन, क्योंकि नहीं तो हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, तो उस चीज़ को ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड ग्रुप का। चलिए आज का लेक्चर यही खत्म होता है। इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हमने हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में स्टडी किया है। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट है आपका, इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहां जाके आप हमसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट आपका। चलिए बच्चों, बी हैप्पी एंड हेल्दी, स्टडी करिए अच्छे से और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।